नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह 7:30 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर। डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। दिसंबर महीने में सकल जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। तो वहीं यूपीआई लेन देन में भी 29% की तेज बढ़ोतरी। महंगाई की आग में जल रहा ईरान। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत, बेकाबू होते हालात। पहलवान रितिका हुड्डा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से हुई बाहर। तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को मिली कोर टीम में जगह। कोर ग्रुप के खिलाड़ियों की संख्या हुई 118। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी। दिल्ली यूपी में चलेगी शीतलहर। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज चेन्नई स्थित डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इसके बाद रामनाथ गोयनका का साहित्य सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे और आज शाम को वो चेन्नई के क्लाइवनार अरगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वो शामिल होंगे। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के आमने सामने आने के बाद अब बयानबाजी की धार और तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों से तीखे रिएक्शन भी सामने आए हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस शोर में सवाल यही है कि क्या यह संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसे की परीक्षा है या फिर चुनावी राजनीति का नया रण। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके सवाल अनसुने रह गए। दूसरी ओर आयोग साफ संदेश दे रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का दबाव, धमकी या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी टकराव के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने बहस को नई धार दी है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि डर और हताशा ही इस विरोध की वजह है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाने का मतलब ही गलत मंशा को उजागर करता है। बीजेपी के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला तो एनडीए के दूसरे सहयोगी भी पीछे नहीं रहे। एसआईआर में लगे हुए अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम ये टीएमसी की सरकार कर रही है, अभिषेक बनर्जी की पार्टी कर रही है और स्वयं अभिषेक बनर्जी गलत कर रहे हैं और चुनाव आयोग में जाके उल्टा सीधा बात करते हैं। जब जीतते हैं तब तो चोरी नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो वो चोरी की बात करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच तृणमूल का जवाब भी उतना ही सख्त है। पार्टी का कहना है कि ये लड़ाई जीत हार की नहीं बल्कि हर कानूनी मतदाता के अधिकारों की है। हम तो जीतने ही वाले हैं, ये जीतने का बात नहीं है, ये पब्लिक का वोटर लिस्ट में उनका जो राइट है वो राइट प्रोटेक्टेड रहे, यही हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास और चुनावी शुचिता की लड़ाई बन चुकी है। वहीं इस पूरे शोरगुल और सियासत के बीच चुनाव आयोग पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटा हुआ है। सवाल ये है
कि क्या इस सियासी शोर में मतदाता के मुद्दे भी सुने जाएंगे या फिर ये विवाद अभी और गहराएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई भी जारी है और इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 85 साल से ज्यादा आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं और गंभीर रूप से बीमार मतदाताओं के मामलों में सुनवाई उनके घर जाकर की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सुनवाई केंद्र पर आते हुए देख आयोग ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी यदि बीएलओ 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तक आयोग का संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजरों की है। उन्हें अपने अपने बूथ क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची तैयार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित मतदाताओं को घर पर ही सुनवाई की सुविधा मिले। इस मुद्दे पर सीईओ ने डीईओ, डीआरओ और एईआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक भी की। दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ अहम कदम भी उठाए। आयोग माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एडमिट कार्ड में जन्मतिथि दर्ज होती है और इसके अलावा आश्रमों, अनाथालयों, रेड लाइट क्षेत्र, आदिवासी इलाकों और साथ ही चाय बागानों में रहने वाले लोगों के मामलों में भी विशेष व्यवस्था की गई। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर यह सत्यापन करेंगे कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं और संतुष्टि होने पर चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं के मामलों पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और वंचित वर्गों के लिए मतदाता प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। गोगोई के पाकिस्तान से संबंध होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान के साथ गौरव गोगोई के संबंधों के सबूत भी पेश करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले भी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगाए थे और जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। एसआईटी ने 10 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जांच एजेंसी ने चौंकाने वाले तथ्य जुटाए हैं जो देश की संप्रभुता को कमजोर करने के उद्देश्य से बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। गौरव गोगोई तो पाइजान होयेई सोशल मीडिया की लिखिसे लिखा ना मैं नाजानो। हिज फैमिली इज डीपली कनेक्टेड टू पाकिस्तान एस्टाब्लिशमेंट जितु मैं एतिया हो गल कुंबाई दिन और आपनालोকক बेसी रखाई नथौ मैं खूब सोनकाले विदिन ए वेरी शॉर्ट टाइम मैं आपनालोकर हाथत एविडेंस केनि दी दिम। और वहीं सरकार ने कल दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया है और सरकार के इन ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कुल 6.1% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। दिसंबर 2024 में यह कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपए थे। घरेलू खरीद बिक्री से जीएसटी राजस्व केवल 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपए रहा। तो वहीं आयात यानी कि विदेश से आने वाले सामान पर जीएसटी कलेक्शन 19.7% से बढ़कर 51,977 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर में 31% ज्यादा रिफंड जारी किए गए जो बढ़कर 28,980 करोड़ रुपए हो गए। बीते दिसंबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से होने वाली ट्रांजैक्शन में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए जो पिछले साल की तुलना में 29% ज्यादा है। तो वहीं ट्रांजैक्शन की कुल राशि भी 20% बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर में रोजाना औसतन 90,217 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 87,721 करोड़ रुपए था। और इसी दौरान इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम
के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है और नवंबर के 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 70.9 करोड़ सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड है, जो जुलाई 2024 के बाद से 21% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और गांवों तक क्यूआर कोड की सुविधा पहुंच जाने से अब स्कैन करके भुगतान करना पूरे देश में आम बात हो गई है। और इसमें खास बात यह है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों को आसानी से डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे शहर और गांव के बीच की जो दूरी है वो भी कम हुई है और भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल देश बनकर उभर रहा है। भारत से ऑस्ट्रेलिया सामान निर्यात करना अब सस्ता और सुलभ हो चुका है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में अब भारत से पहुंचने वाले सामान पर 0 सीमा शुल्क लग रहा है और इस फैसले के लागू होने के बाद अब भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाले निर्यात में भी तेज बढ़ोतरी संभव है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब और ज्यादा मजबूत हो रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए फैसले के तहत अब भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले सामान पर 0 सीमा शुल्क लग रहा है, यानी सामान भेजने पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं चुकानी होगी। दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ था। अब इस समझौते के 3 साल पूरे होने पर भारत से निर्यात पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया गया है। सीमा शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की ऑस्ट्रेलिया में कीमतें प्रतिस्पर्धा में ज्यादा अनुकूल हो जाएंगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाले एक्सपोर्ट में 8% की बढ़ोतरी हुई। केमिकल, कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स के साथ ही पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न व आभूषण निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई। वहीं फल, सब्जियों, समुद्री उत्पाद के अलावा मसाले और कॉफी एक्सपोर्ट में भी तेजी आई। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच रत्न और आभूषण निर्यात में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्यात बढ़ने से व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। वहीं अब सीमा शुल्क हटने से कपड़े, चमड़ा और इंजीनियरिंग के सामान के अलावा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कम लैंडेड कॉस्ट से भारत में एमएसएमई सेक्टर का लाभांश भी बढ़ने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैविक उत्पादों पर परस्पर मान्यता व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे अनुपालन लागत में कमी आएगी। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है, जिसमें ईसीटीए को एक मजबूत आधार के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सामान पर 0 सीमा शुल्क लगना मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आर्थिक साझेदारियों को सुदृढ़ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आगामी 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाले पर नया टैक्स लागू होगा, जिससे बीड़ी, सिगरेट और पान मसाले की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपए से लेकर के 8500 रुपए तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है और ये शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में भी काफी गिरावट देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 साल से अधिक उम्र के 25 करोड़ से ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं।
एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कल नए साल के पहले दिन भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाल लिया है। अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। वो श्रेणी ए के योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास 4500 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है। वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। वर्तमान नियुक्ति से पहले वो एओसी इन सी ट्रेनिंग कमांड भारतीय वायुसेना के पद पर कार्यरत थे। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उन्हें 2007 में वायुसेना मेडल तथा 2022 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। राज्य में शीतलहर और तेज हो गई है। कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं राज्य के पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग व सोलंग नाला सहित शिमला के समीप कुफरी में भी हल्का हिमपात हुआ है, जिसका नववर्ष का जश्न मनाने आए पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने तलाशी और निगरानी अभियान तेज कर दिए हैं। सेना के जवान अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके इलाकों में अत्यधिक ठंड और कठिन भू स्थिति के बावजूद समन्वित तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। सभी जवान विशेष विंटर गियर से लैस हैं और संदिग्ध क्षेत्रों पर कड़ी नजर भी रख रहे हैं। महंगाई, गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी ईरान के लोरडेगन शहर में पुलिस और कथित तौर पर सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई। मानवाधिकार संगठन हेंगा ने दावा किया कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि पश्चिमी शहर कुदश्त में बसीज अर्धसैनिक बल का एक सदस्य मारा गया, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। देश भर में फैले प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, तेज विरोध प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहे। इस्फहान, मार्वदश्त, केरमानशाह, खजिस्तान और हमेदान सहित कई प्रांतों में ये प्रदर्शन हुए हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया और कई शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बल भी इस समय तैनात किए गए हैं। ये प्रदर्शन महंगाई, रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती जीवन लागत के खिलाफ शुरू हुए, जो अब व्यापक असंतोष का रूप ले चुके हैं। ईरान इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और महंगाई दर 40% से अधिक बनी हुई है। अब ऐसे में सरकार ने हालत संभालने के लिए व्यापारियों और ट्रेड यूनियनों से सीधे संवाद की भी पेशकश की है। और वहीं स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट क्रॉस मोंटाना में गुरुवार को नए साल के जश्न के दौरान बार में भीषण आग लगने से अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। इस घटना में 100 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। ये घटना गुरुवार तड़के करीब 1:30 बजे हुई, जब पर्यटक नया साल मना रहे थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जिन लोगों की धमाके में मौत हो गई है, उनके शवों की पहचान के लिए प्रशासन को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में घायल हुए लोगों में अन्य देश के नागरिक भी शामिल हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के 19 साल बाद बुल्गारिया ने कल यूरो की बतौर मुद्रा अपना लिया है। अब बुल्गारिया 21वां देश बन चुका है जिसने यूरो को बतौर राष्ट्रीय मुद्रा अपनाया। हालांकि जनवरी के अंत तक बुल्गारिया में लेव में भी भुगतान होता रहेगा और जबकि 8 अगस्त 2026 तक कीमतें यूरो और लेव दोनों में प्रदर्शित की जाएंगी। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने बताया कि यूरो को अपनाना बुल्गारिया के यूरोपियन यूनियन में एकीकरण की दिशा में मील का अंतिम पत्थर है। पहलवान रितिका हुड्डा को खेल मंत्रालय के टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से बाहर कर दिया गया है। वहीं कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह मिल गई है। पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 चक्र के बाद टॉप सूची से घटकर 94 कर दी गई, तो वहीं पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखते हुए इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। कोर ग्रुप के खिलाड़ियों की संख्या अब 118 है, जिसमें 57 सामान्य और 61 पैरा एथलीट हैं। एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता हुड्डा पिछले साल जुलाई में चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट में नाकाम रही थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता फर्राटा धाविका सिमरन को कोर समूह में रखा गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार कंपाउंड तीरंदाजों को ताजा सूची में रखा गया। परनीत, अभिषेक और ज्योति सुरेखा समेत 8 कंपाउंड तीरंदाजों को कोर समूह में जगह मिली है, जबकि 3 रिकर्व सितारों दीपिका कुमारी, धीरज और अंकिता भगत को भी इसमें शामिल किया गया है। टॉप्स में कोर समूह के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए और डेवलपमेंटल समूह के खिलाड़ियों को 25,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा विदेश में ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के दौरान $25 प्रतिदिन दिए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा इस सप्ताह सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5वें एशियज टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि 39 वर्षीय ख्वाजा अपना 88वां और आखिरी टेस्ट उसी मैदान पर खेलेंगे जहां उन्होंने जनवरी 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था। पाकिस्तान में जन्मे ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर बने थे। उन्होंने 15 साल पहले इंग्लैंड को 3-1 से जीती गई सीरीज के बाद रिकी पोंटिंग की जगह टीम में प्रवेश किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में 43.39 के औसत से 6,206 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 16 शतक लगाने में भी सफलता पाई। ख्वाजा ने 6 एशियज सीरीज खेली हैं, जिसमें 2 जीती, 2 हारी और 2 ड्रॉ रही। वो 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे। ख्वाजा ने अपना आखिरी वनडे 2019 में खेला था। उन्होंने 40 वनडे मैचों में 1,554 रन बनाए, औसतन 42 रहा। उन्होंने 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय भी खेले, जिनमें 241 रन बनाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी पराक्रम के साथ। नमस्कार।